हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 17। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन प्रिंस लुया ने अचानक से आकर सी गॉड और एम्परर पर अटैक कर दिया। ये दोनों भी लुया के सामने फीके पड़ गए थे और अब लुया एम्परर को खत्म करने की फिराक में था, मगर तभी डाव ऑफ हेवन इनकी फाइट में इंटरफेयर करते हैं। उन्होंने इस लड़ाई को तो रोक दिया था, मगर वो लुया को पनिश नहीं करते। इनफैक्ट एम्परर से कह रहे थे कि आगे चल के सोच समझ के डिसीजन लेना। दरअसल डाव ऑफ हेवन के लिए तो ये सभी लोग एक जैसे थे। इधर जिंग चेन को पता चला कि लुया सी गॉड का दुश्मन है, तो उसके पास दोस्ती का हाथ लेकर पहुंच गया। वही एम्परर ने सी गॉड को लुया को खत्म करने का टास्क दिया, जिस वजह से चांगशो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब आगे तो हम देखते कि चांगशो खुद को ही बता रहा था कि देख बच्चे, डर मत, एकदम आराम से सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। वो कहते हैं अगर मुझे लुया को खत्म करना है तो पहले उसके मैजिक वेपन से निपटना होगा, जिसके बाद वो अपने पास मौजूद डिवाइस के जरिए लुया के वेपन्स को चेक करता है। तो सबसे पहला वेपन है ये मॉर्टल किलिंग फ्लाइंग नाइफ। ये नाइफ खुद में ही एक फिजिकल अटैक स्किल को पजेस करता है। साथ ही लुया के पास थी नेल हेड एंड 7 एरोज की बुक, एक शार्पित स्किल है। इसकी मदद से जाओ गोंगमिंग जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। चांगशो कह रहा था कि अगर मुझे इन वेपन्स को हराने का तोड़ निकालना है तो उसके लिए मुझे लियोबाओ कॉपर कॉइन को ढूंढना होगा, जो कि सदियों पहले लॉस्ट हो गया था। इस कॉपर कॉइन को एम्परर डायो ने ओरिजिनली क्रिएट किया था। जब हेवन की लॉस की वजह से मेरिट नीचे आने लगी तब इस ट्रेजर को उन्हें छुपाना पड़ा, मगर मैंने सुना है कि ये ट्रेजर अभी भी उन्हीं के पास है। हालांकि चांगशो का ये अंदाजा बिल्कुल गलत था, लेकिन इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तब चांगशो इस कॉपर कॉइन को हासिल करने के लिए एम्परर की तरफ जाने लगता है। उनका पैलेस हुआयुन केव के सामने था, तो चांगशो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच गया। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी डायनेस्टीज के एम्परर एकांत में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने आया करते थे। चांगशो देखता है कि एम्परर के पास जाना इतना भी आसान नहीं जितना कि उसने सोचा था। उसे अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। वो कहता है कि इस हेक्साग्राम को डिकोड करने के लिए मेरी हैकिंग स्किल काम आएगी, जिसके बाद वो तुरंत ही अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। उसके तेज दिमाग की बदौलत उसने तुरंत ही उस हेक्साग्राम को डिकोड कर दिया। वो कहता है कि एम्परर ने सेटअप की हेक्साग्राम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकती, जिसके बाद वो एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। वो देखता है कि एक हैट पहना हुआ बंदा रिवर में नाव की सवारी कर रहा है, तो चांगशो से ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं हूँ सी गॉड हेस्परस और मैं हेवनली कोर्ट का गॉड हूँ। मैं यहाँ पर एम्परर से मिलने आया हूँ, तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जिस पर बंदा कह रहा था कि तुम हो तो हेस्परस, मगर असल में तुम डांजाओ राज्य के ह्यूमन हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ पर अपने पेपर मैन को क्यों भेजा। तुम यहाँ पर अपने रियल फॉर्म में भी आ सकते थे। मेरे ख्याल से तुम ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते, और रही बात मेरी तो मैं तुम्हारे हेवंस पर भरोसा नहीं करता। ये सब सुन के तो चांगशो हैरान था। वो कह रहा था कि सेंट टाइजिंग ने मुझ पर अपनी मैजिक डाली थी ताकि कोई ये पहचान न पाए कि मैं एक पेपर मैन हूँ, मगर इस बंदे ने तो तुरंत ही मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। और अब तो सवाल ये उठता है कि ये बंदा कौन है। अब चांगशो तुरंत ही उसकी बोट पर जाके उसे बताता है कि आजकल की यंग जनरेशन इतनी कमजोर है कि वो ऐसे जंगली इलाके में अपने ट्रू फॉर्म के साथ जाने से कतराती है, और इसी वजह से मैंने अपने पेपर मैन का यूज किया था। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था कि तुम तो समंदर के देवता हो और मैं झीलों पर राज करता हूँ। ये छोटी छोटी झीलें ही मेरा साम्राज्य है, तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हारा यहाँ आना बेकार हो गया। इधर चांगशो दिल में ही सोच रहा था कि देखा जाए तो मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मगर हेवनली कोर्ट ने मुझे लालच देकर अपनी साइड करवा लिया, नहीं तो आज एम्परर मेरा दोस्त होता। सो गाइस, ये बंदा ह्यूमन एम्परर था जो ह्यूमन रेस को सपोर्ट करता है, और जैसा कि हमें पता है चांगशो हेवन को सपोर्ट करता है। इट मींस के दोनों दुश्मन हैं। तो अब चांगशो से पटाने के लिए कहता है कि ये सारी झीलें, ये सारी नदियाँ आखिर में समंदर से ही मिलती है, तो आप और हम अलग कैसे हो गए, हम दोनों एक हैं। जिस पर बंदा कहता है ठीक है चलो अब मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसके सही जवाब दिए तो तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे, और अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो तुम्हें पता ही है कि आगे तुम्हारा क्या होगा। तो चलो पहला सवाल, तुम हेवंस के गॉड हो, तो अगर तुम्हारा हेवंस मेरी धरती पर तबाही मचा कर ह्यूमंस को खत्म करने की कोशिश करेगा तब तुम क्या करोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसका साथ दोगे। और तभी वहाँ पर मानो सैलाब ही आ गया था। चांगशो को अपनी बॉडी में कोई पावर फील नहीं हो रही थी। वो देखता है कि वहाँ पर सैलाब के चलते कई सारे ह्यूमंस मारे गए थे। एक बुजुर्ग डीमन एम्परर से दुआ कर रहा था कि प्लीज गॉड से
कह के इस बारिश को रोक दीजिए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पिछले 9 सालों से भारी बारिश हो रही है और इसी के चलते हम अनाज का एक दाना भी उगा नहीं पाए और ना ही हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम रह पाए। बचे कुछ इंसान अपनी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज डीमन एम्परर हमें बचा लीजिए। चांगशो ये सब देखकर सोच रहा था कि शायद मैं समय में बहुत पीछे आ चुका हूँ। ये वही दौर था जब डीमन कोर्ट इस दुनिया पर हुकूमत किया करता था। तो अब चांगशो तुरंत ही जाकर उस बुजुर्ग को संभाल लेता है। वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। वो बुजुर्ग कह रहे थे कि बच्चे मुझ पर अपनी एनर्जी जाया मत करो, हम इंसान ना ही इस सैलाब से बच सकते हैं और ना ही इस बारिश से। तो चांगशो ने ब्रिज के बारे में पूछ रहा था। वो इस कभी न खत्म होने वाली बारिश ने तबाह कर दिया। जिसके बाद ये लोग एक माउंटेन के पास पहुँच गए। वहाँ पर कई सारे लोग मिलकर पत्थरों को तोड़ रहे थे। चांगशो को ये सब गौर से देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग तो पहाड़ों को काट कर वहाँ से पानी बहने के लिए रास्ता बना रहे हैं। वो कहता है कि हम इंसान भले ही तबाही को होने से रोक नहीं सकते, मगर हाँ उससे बचने का रास्ता तो ढूंढ नहीं सकते हैं। ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनका लीडर उन्हें इस वाटर को कहाँ मोड़ना है वो बता रहा था। और फिर कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। वो अपनी इस जीत पर खुशियाँ मना रहे थे। इंसानों ने नेचर के अगेंस्ट चल रही इस जंग को जीत लिया था। उनके लीडर ने लगातार 30 सालों तक ह्यूमंस को जमा करके इस सैलाब के साथ फाइट की और ये लीडर कोई और नहीं बल्कि एम्परर डायू थे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो बंदा कह रहा था कि मैं अब एम्परर नहीं रहा बल्कि मैं चांगली हूँ जो कि माउंटेन्स पर राज करता है। वो बताता है कि डीमन कोर्ट ने हेवन की पावर का गलत इस्तेमाल करके इंसानों को पनिश किया था और उस वक्त देवताओं ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो तुम ही बताओ क्या हम देवताओं का साथ दे सकते हैं? और अब आती है तुम्हारी बारी। तुमने इंसानों का साथ छोड़कर देवताओं की साइड चुनी। तुम हेवन के लिए काम करते हो मगर हो तो तुम एक इंसान। जिस पर चांगशो कहता है कि हमें समय के मुताबिक ढलना पड़ता है। और अब डायू उससे पूछती कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो चांगशो उन्हें बताता है कि डीमन रेस एक बार फिर से जंग पर उतर आई है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सेना बनानी होगी ताकि हम उन्हें हरा पाए। अगर अब ह्यूमन रेस हमारा साथ देती है तो हमारी जीत पक्की होगी। शुरू से ही ह्यूमन और नेचर का गहरा रिश्ता है, इसलिए हम अब नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस पर एम्परर कहते कि नेचर ने हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, इसलिए नेचर और ह्यूमन कभी एक नहीं हो सकते। ये तो जमीन और आसमान जैसे है, ये हमेशा एक दूसरे से अलग रहेंगे, इन्हें एक करना मुश्किल है। अब एम्परर खामोश थे तो चांगशो को लग रहा था कि उसने पहली परीक्षा पास कर ली होगी। जिसके बाद वो दूसरा सवाल पूछते हैं। वो कहते चलो बताओ अगर तुम्हारी बेगम साहिबा और तुम्हारे दरमियान किसी बात पर झगड़े हो गए तो तुम क्या करोगे? तुम उसे मनाने की कोशिश करोगे या फिर उससे ताल्लुकात तोड़ दोगे? ये सवाल सुन के तो चांगशो हैरान हो गया था। वो सोचता है कि आखिर ऐसा सवाल क्यों पूछा गया होगा और तभी उसे याद आता है कि एम्परर डायू की बीवी क्वीन टूशान है और वो टूशान फॉक्स क्लैन की लीडर भी है। तो इस सवाल के पूछने का मकसद ये था कि फॉक्स रेस और ह्यूमन रेस के झगड़ों को तुम कैसे सुलझाओगे? और तभी हमें शॉकिंग पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनशाओ ने लात मार के चांगशो के रूम का डोर ओपन कर दिया। वो कहते सीनियर चिंक्यू फॉक्स क्लैन के फॉक्सेस ने हमें घेर लिया है। तो चांगशो तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करके देखता है कि वहाँ पर फॉक्स क्लैन की लीडर आ गई है। वो कह रही थी कि तुमने हमारी एक फॉक्स इमॉर्टल को गिरफ्तार किया था, इसलिए जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम अपनी होली मदर नुआ के पास तुम्हारे क्लैन की शिकायत करेंगे। हमारी होली मदर नुआ जस्टिस की गॉडेस है तो तुम्हें इसकी कड़ी पनिशमेंट मिल जाएगी। और तभी चांगशो को याद आता है कि ये लोग तो उस फॉक्स डीमन की बात कर रहे हैं जिसे हमने अरेस्ट किया था। गाइस अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड देखे होंगे तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि आखिर ये लड़की है कौन। उस वक्त चांगशो ने अपने मास्टर का नकली रूप धारण करके एल्डर जियांग के साथ मिलकर कई सारे डीमंस को मारा था और वहीं से इस लड़की को भी अरेस्ट किया था। शाओलान भी इन्हीं डीमन के साथ मिली हुई थी मगर उसके पास मेरिट होने की वजह से ये लोग उसे जान से नहीं मार पाए थे। चांगशो कह रहा था कि इसे तो हमने डूशियान के गार्डन में ट्रैप किया है जहाँ पर वो बस सोने का और रोने का काम करती है। तो अब एम्परर डायू जानना चाहते हैं कि मैं फॉक्स क्लैन के साथ दोस्ती करूंगा या फिर दुश्मनी। अगर अब मैंने उस फॉक्स को आजाद नहीं किया तो फिर फॉक्सेस की महारानी टूशान का ध्यान मुझ पर जाएगा और फिर टूशान और डायू मिलके मेरी क्लास लेंगे। इसलिए चांगशो मास्टर युआन के कुटिया पर एक आइसोलेशन एरिया सेटअप करके लिनशाओ को उस पर नजर रखने बताता है ताकि मास्टर युआन गलती से भी उसके बाहर ना आ पाए। जिसके बाद वो खुद ही मास्टर युआन का रूप लेके वहाँ पर बैठ जाता है। तब तक डूशियान के सभी लोग उस फॉक्स को लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे। शाओलान कहती कि ओए बदबूदार बुढ़े तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी दोनों डीमन बहनों को मार दिया, अब देखो तुम्हारा क्या हशर होगा। जिसके बाद वो शाओ किंग से कह रही थी कि इस बुढ़े को आप ही सजा दीजिए, इस कमीने ने मुझे अरेस्ट किया था। जिस पर एल्डर जियांग
कहती कि उस दिन तुमने हमें जान से मारने की कोशिश की थी। हमने जो भी किया वो तो बस तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन था। मगर शाओलान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि हम फॉक्स क्लैन वाले बहुत नेक दिल हैं। हम कभी किसी से जानबूझ के पंगे नहीं लेते। जिस पर मास्टर युआन यानी कि अपना चांगशा कह रहा था कि तुम्हारे पास एक ईवल हार्ट है। तुम्हारी दोनों बहनें लोगों को मार रही थी और तुम उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं पाई और इसी की सजा तुम्हें और तुम्हारे बहनों को मिली थी। क्या तुम ये बात मानती हो? जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। मगर वो कह रही थी कि तुमने जानबूझ के मेरी बहनों को मारा है, तुम उन्हें अरेस्ट भी कर सकते थे। जिस पर युआन कहती कि उन्होंने तो बस अपने कर्मों का सामना किया है और अब तो दूसरा जन्म भी ले चुकी है। मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा ही हो गया। और ये बात भी शाओलान को माननी पड़ती है। मगर उसे तो युआन से झगड़े करने थे, इसलिए वो कहती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे इतने सालों तक कैद क्यों रखा? तुम्हें पता है मुझे वहाँ पर कितनी परेशानी हुई? जिस पर युआन कहते कि अपनी गलतियों पर सोचना और फिर से वो गलती ना करना, यही एक रियल कल्टीवेटर की निशानी है। हमने तुम्हें जानबूझ के जेल में नहीं डाला था, बल्कि हम चाहते थे कि तुम अपनी गलतियों के बारे में सोचो और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं। और रही बात तुम्हारी परेशानी की, मुझे नहीं लगता कि तुम सजा से परेशान थी, बल्कि तुम्हें अकेली तन्हा रातों में कैद रहना पसंद नहीं था। तुम्हारे पास कोई डीमन नहीं था जो तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाए, तुम्हारे साथ टाइम पास करे, साथ ही बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं था। तो अब सबको बताओ कि हमने तुम पर कौन से जुल्म किए? मुझे नहीं लगता कि हमने तुम्हारे साथ कुछ भी किया, बस हमने तुमको वहाँ पर अकेला रखा था। ये सुनकर शाओलान को भी बुरा लग रहा था। वो समझ गई थी कि वो लोनली है और इसी वजह से उसे दिक्कतें हुई। जिस पर डूशियन के तीनों एल्डर्स कहते कि एकदम सही कहा, तुम तन्हा फॉक्स हो, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए अब अपने टीम को लेकर यहाँ से चली जाओ। बेचारी शाओलान मायूस होकर सोच रही थी कि वाकई मैं इतनी तन्हा हूँ, ये मुझे पता नहीं था। अब उनके वहाँ से जाते ही लिन शाओ चांगशाओ पर लाइन मारने पहुँच गई। वो एकदम प्यार से कह रही थी कि सीनियर मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, आप हो ना, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। उसकी प्यार भरी बातों के पीछे का मकसद चांगशाओ जानता था। तो कहते जाओ जाकर वेंजी सूत्रा को 3000 बार कॉपी करो। ये सुनकर तो लिन शाओ का मूड ही ऑफ हो गया था। वो कहती खड़ूस गई का। उसके जाने के बाद चांगशाओ सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ह्यूमंस और फॉक्सेस का झगड़ा सही तरीके से खत्म कर दिया। पता नहीं अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तभी एम्परर कहते कि ग्रेट वॉर होने वाली है, तो बताओ इसमें ह्यूमन रेस सरवाइव कैसे करेगी। जिसके बाद वो चांगशाओ को मॉर्टल्स की दुनिया दिखाते हैं, जहाँ पर कैटास्ट्रोफी का क्या असर होगा ये दिखाया जा रहा था। चांगशाओ कहता है कि जब भी कोई बड़ी जंग हुई है उसमें कोई ना कोई रेस तो तबाह हो गई। सबसे पहला जो जंग हुई थी उसमें ड्रैगन फिनिक्स और यूनिकॉर्न खत्म हो गए और फिर विचेस का भी यही हाल हो गया, उनके भी कई सारे लोग मारे गए और अब बारी है ह्यूमन रेस की। अगर ये कैटास्ट्रोफी हुई तो गिने चुने इमॉर्टल ही बच सकते हैं, लेकिन बेचारे मॉर्टल्स उनके पास तो कोई डिफेंस नहीं है। तभी एम्पर डाइओ उसे बताते हैं कि इस दुनिया के सभी लोग फायर और वाटर में ट्रैप्ड है, बस तुम अकेले ही इस कैटास्ट्रोफी में सरवाइव करोगे। तो बताओ क्या तुम यही चाहते हो? और तभी चांगशाओ इमेजिन करता है कि सभी लोग मारे गए सिवाय लिन शाओ, उसके मास्टर युआन और एल्डर जियांग के। इन 3-4 लोगों को छोड़ के कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तो वो कहता है कि मैं तो मरना नहीं चाहता और ना ही मैं दूसरों को मरने दे सकता हूँ। ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मगर मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा? मैं तो बहुत कमजोर हूँ। मैंने 100 सालों तक प्लानिंग की और इतना सब करने के बाद बस मैं हेवन तक पहुँच पाया। महान सेंट और डा ऑफ हेवन के आगे मैं तो बस एक कीड़ा हूँ जिसे वो कभी भी मसल सकते हैं। तभी एम्परर कहते कि मेरा भाई हमेशा यही बोला करता था कि किरदार बनाए और मिटाए जाते हैं, और ऐसा ये किरदार तुम हो। तुम कमजोर हो के भी हिम्मत वाले हो। मेरे भाई फूजी ने भविष्य की झलक देखी थी। वो जानते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में प्लेग की महामारी फैलेगी। तो मेरे दूसरे भाई शेनोंग ने कई सारे हर्ब्स को टेस्ट करके मेडिसिन की बुक लिख दी ताकि वो भविष्य में आने वाली महामारी को रोक पाए। विचेस के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, तो मेरे भाई शुआन युआन ने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड बना दी और उसी से विचेस पर अटैक कर दिया। हम सदियों से इस दुनिया को चलाते आए हैं। हमारे अंदर एक आग है जो कभी नहीं बुझेगी और ना ही हमारी ह्यूमन रेस कभी खत्म होगी। जिसके बाद वो चांगशाओ को फायर दे देते हैं। ये 3 एलिमेंट्स की फायर थी जिसका यूज करके वो डीमन प्रिंस लुया को खात्मा कर सकता था, मगर ये तो बस एक इल्यूजन थी। रियल फायर तो कहीं और ही छुपाई गई थी। चांगशाओ सोचता है कि अगर मैं लुया को मार पाया तो भविष्य बदल सकता हूँ, इससे मैं तबाही को रोक पाऊंगा। तो चांगशाओ एम्परर से कहता है कि सीनियर अगर मैं समहाउ लुया को मार पाया तो चांसेस है कि मैं ह्यूमन रेस को बचा लूंगा, बस इसके लिए हमें उस फायर वेपन को ढूंढना पड़ेगा। जिस पर एम्परर कहते कि तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं। मेरे भाई फूजी को पता था कि भविष्य में तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए मैजिक वेपन प्लान किया। जिस मैजिक वेपन की तुम्हें जरूरत
है वो अभी तक तैयार नहीं, मगर मेरे भाई ने तुम्हारे लिए खास ट्रेजर रखा है। जैसे ही तुम हेक्सागोन से बाहर जाओगे वहीं से तुम्हें मैजिक वेपन का ट्रेस मिल जाएगा। चांगशाओ सोचता है कि एम्परर फूजी जाने माने कल्टिवेटर्स थे। वो आसमान में अपनी भविष्यवाणी से काफी ज्यादा मशहूर भी थे। उन्होंने प्रेडिक्ट की हुई कोई चीज कभी गलत साबित नहीं हुई। उन्हें पहले ही पता था कि मैं लॉस्ट कॉपर कॉइन को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आऊंगा। और उन्होंने जो हेक्सागोन बनाई है उसका अपर पार्ट फायर और लोअर पार्ट आसमान से बना है, यानी कि जब आसमान को चीरते हुए फायर बाहर आएगी उसी वक्त कैटास्ट्रॉफी होगी। और एम्परर डायो ने मुझसे जो सवाल पूछे थे उससे साबित होता है कि वो मुझे बताना चाहते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं ह्यूमन रेस की हिफाजत करूं। और मेरी मदद करने के लिए उन्होंने लियोबाओ कॉपर कॉइन बनवाया। तभी एम्परर डायो उससे कहती कि चांगशाओ तुम्हारा सफर मुश्किलों से भरा रहेगा, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मैं इस सफर में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस एक बात याद रखना, तुम ह्यूमन रेस के बंदे हो जो कि आग को कंट्रोल कर सकता है। तो चांगशाओ उनसे वादा करता है कि वो ये बात कभी नहीं भूलेगा कि वो एक इंसान है, ना कि कोई इमॉर्टल। और अब सीन शिफ्ट होकर हम डीमन प्रिंस लुया को देखते हैं। वो जिंग चेन से कह रहा था कि जीफांग सेजिस ने मेरी कई सारी डीमन ट्राइब का यूज करके उन्हें जंग में मरवा दिया, तो भला मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? तुम लोगों ने पहले ही मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। जिस पर जिंग चेन कहता है कि एक मैजिकल वेपन है और उसी के अगेंस्ट आपके पास एक सुनहरा मौका है। हमारे सेकंड मास्टर ने आपका भविष्य देख लिया। उस मैजिक वेपन के चलते आपकी हार भी हो सकती है और ये वेपन जल्द ही पैदा हो जाएगा। तो अब आप डिसाइड करो कि आप हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ। और फिर हमें वो मैजिक वेपन दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट पैदा हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।